वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओपीएस के बारे में कुछ अपने व्यथा कथा और अनुभवों को साझा करेंगे। वास्तव में पेंशन एक ऐसी संचित देय धनराशि है जो सरकारी कर्मचारियों को एक समय के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद दी जाती है और यह राज्य सूची का विषय है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो ओपीएस की स्कीम को समाप्त करके एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। दोनों में जो अंतर है, सरकार के भार पर या सरकार के जो आर्थिक बोझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न है, जब फर्क नहीं पड़ता तो ओपीएस के मांग के बावजूद भी सरकार क्यों कतरा रही है? इसके पीछे क्यों हट रही है? इस कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। – 2004 यानी 2005 में जैसे जैसे रिटायरमेंट की तिथि नज़दीक आती है, वैसे वैसे सरकारी कर्मचारियों की दुखद घड़ी की समय भी नज़दीक आता जाता है। एक वक्त था जब लोग रिटायरमेंट की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि शेष जीवन जो उनका बचेगा वो अपना स्वतंत्र होगा, सरकार की ओर से एक निश्चित आय मिलेगी और जो शेष अभिलाषाएं हैं और शारीरिक अक्षमता के कारण जो उनकी स्थितियां हैं, उनको वह समायोजित कर पाएंगे। वास्तव में कोई भी कर्मचारी जो एक निश्चित कार्य करता रहा है और एक निश्चित समय के बाद उसकी आय को सीमित कर दिया जाए या लगभग शून्य कर दिया जाए तो स्थिति क्या होगी, इसका अंदाज़ा सहज किया जा सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से और सही घटना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे पुराने सहयोगी थे, उनके पास गए थे और रिटायर्ड थे, अच्छी खासी उनको पेंशन भी मिलती थी। उन्होंने बताया कि अगर मुझे पेंशन न मिलती, परिवार के ओर से सहयोग भी न मिलता और जो हम अपने इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं वो भी न होता, या दूसरे शब्दों में कहें, जीवन कब का समाप्त हो गया। हमें ख्याल आया कि स्थिति मेरी भी एक दिन उस समय होगी जब हमको यह शून्य अवस्था में पहुँच जाएंगे। वास्तव में पेंशन की जो दुखद घड़ी है वो सभी सरकारी कर्मचारियों की आएगी और उस स्थिति से निजात पाने के लिए अपने स्तर से सभी को प्रयास करना चाहिए। एक जो उदाहरण है देते हैं कि एक विधायक एक बार अगर विधायक बन जाता है, एक दिन के लिए बन जाता है, तो उसे आजीवन उसकी पेंशन मिलती है। जितनी बार विधायक बनता है उतनी बार पेंशन मिलती है। तो हमें उससे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन सभी का इस प्रकार से ध्यान रखा जाए, इसका हमारा प्रयास है और लोगों का दर्द भी यही है। एनपीएस में जो पैसा कटता है और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पैसा कटता है उसमें कोई अंतर नहीं है। एनपीएस सबका कट भी नहीं रहा है, किसी को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, यानी वो रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं पाएगा। आज जो 60,000 पा रहा है, 50 पा रहा है, कल शून्य हो जाएगा, उसका जीवन कैसे चल सकता है? अन्य क्षेत्र में जो व्यक्ति है जो हमेशा उसी तरह कर रहा है, भले उसकी आय कम हो, लेकिन वो अपने जीवन को उसी तरह से
गुजारता रहा है, क्योंकि वो एक क्रम में चल रहा है। आपको तो अलग कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप दूसरी जगह अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत ही विषाद, दुखपूर्ण और अतिरंजनापूर्ण जीवन की स्थिति होगी, जिसकी कल्पना बेहद खतरनाक है और सरकार को इसको समझना चाहिए। सरकार को ओपीएस न लागू करने के पीछे एक, जहाँ तक हम समझ पाए, जहाँ तक अर्थशास्त्री बताते हैं कि सरकारें जो भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर को अगर फ़ायदा पहुंचाने का जो उनकी सोच है उसको छोड़ दें, तो ओपीएस में किसी प्रकार का अतिरिक्त भार सरकारों पर नहीं पड़ेगा। एक सिर्फ है कि प्राइवेट कंपनियों के लाभ पहुंचाने का मूल कारण है ओपीएस को न लागू करना। एनपीएस में 14% सरकार देती है, 10% प्राइवेट सरकारी कर्मचारी के वेतन से कटता है। यही ओपीएस में भी था, और उसके ब्याज का पैसा सरकार को भी लाभ पहुंचाएगा। तो किसी प्रकार से अतिरिक्त बोझ की बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई कारण है तो मात्र यही है। सरकार कहती है कि एनपीएस सबसे फ़ायदेमंद है। अगर सरकारी कर्मचारी यह चाहते हैं कि एनपीएस सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है, तो उन सरकारी कर्मचारियों का मतदान ले लेना चाहिए। क्या ऐसा सच्चाई है? मैं समझता हूँ कि 2% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो एनपीएस को चाहते होंगे। किसी बात में अपनी ही बातों को कहना थोड़ा सा मानवीय दृष्टि से उचित नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच।